जो प्रोजेक्ट है, जो एक्ट है, इसके तहत एक 2 दिन की वर्कशॉप रखी थी NIAR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी में। इन्होंने 10 राज्यों के अधिकारियों को बुलाया था। अजमेर में ये वर्कशॉप थी 2 दिन की। इसमें हमारे राज्य से 6 ज़िला कलेक्टर्स को नॉमिनेट किया था, और जिसमें इस डिवीज़न से 4 कलेक्टर्स, मुझे, राजसमंद कलेक्टर, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर कलेक्टर को नॉमिनेट किया था। और हमें कहा गया था कि जो कोई काम अच्छे अगर आपके ज़िले में हुए हैं तो उसका प्रेजेंटेशन देना। तो हमारे डिवीज़न से प्रतापगढ़, राजसमंद और मेरे द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो हमने पिछले साल, जो भी ये साल जो ख़त्म होने वाला है, इस साल में एक नया इनोवेशन महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ जोड़ते हुए किया है कि पीछे जो लोग ट्राइबल्स के ऊपर ज़मीनों पर बैठे थे, फॉरेस्ट की ज़मीनों पे, वन भूमि पे, और वहाँ पे वो खेती वगैरह कर रहे थे, तो जब तक उनको पट्टे नहीं मिले थे तब तक वो एक अतिक्रमणी के रूप में थे। जब वो अतिक्रमणी के रूप में वहाँ काम कर रहे थे, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को भूमि में सुधार करने के लिए वन अधिकारी अनुमति नहीं देते थे, क्योंकि ये आपकी भूमि आपकी नहीं है, आप अतिक्रमणी हो, तब आपको भूमि सुधार नहीं करने देंगे। तो हमने सोचा क्यों ना महात्मा गांधी, अब इनको जो पट्टे मिल चुके हैं, तो एक तरह से इनको अधिकार मिल गया है, तो इनको हम साथ ही साथ कुछ महात्मा गांधी नरेगा से इनकी भूमि सुधार के लिए पैसा दें। तो जब ये हम सोच रहे थे, तो उस समय फिर ये फैसला किया कि क्यों ना हम एक बार इन लोगों का सामाजिक और आर्थिक स्टेटस अभी का वो हम प्राप्त करें, और सामाजिक और आर्थिक स्टेटस प्राप्त करके जब हम इसके अंदर महात्मा गांधी नरेगा के इनपुट डालें, तो इसके साथ साथ हम दूसरे इनपुट्स भी डालें जो दूसरे डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करके कन्वर्जेंस करें, और वो सब करने के बाद ये देखें कि 3-4 साल में ये इनपुट्स डालने के बाद इनके सामाजिक और आर्थिक उसमें क्या बदलाव आता है। कितना हुआ उसमें हमने करीबन 5,000 जो परिवार थे ऐसे, उस समय 6,000 हो चुके हैं, उनका हमने 5 पेज का एक बहुत डिटेल सर्वे कराया। उसमें उनकी वास्तविक स्थिति आज की जो है वो डाली, कृषि के बारे में डाला, कृषि किस प्रकार की कर रहे हैं, उन्नत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सर्टिफाइड बीज ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, पशुपालन अगर कर रहे हैं तो कितने पशु हैं, उनसे क्या इनकम हो रही है, सामाजिक में उनका रहने का स्तर क्या है, शैक्षणिक स्तर उनके परिवार के लोगों का क्या है, स्वास्थ्य किस तरह का रहता है, वो सब चीज़ें डाली हमने उसके अंदर। और महात्मा गांधी नरेगा योजना से अब उनको हमने हर एक के खेत सुधार के लिए वर्क सेंक्शन करने शुरू किए हैं। अब तक करीबन 1800 वर्क सेंक्शन कर चुके हैं। फिर लाइन डिपार्टमेंट से जब हमारी मीटिंग हुई तो उनके भी कुछ टारगेट्स होते हैं, जैसे कृषि विभाग मिनी किट वितरण करता है, कृषि विभाग खेतों में प्रदर्शन करता है। तो हमने कहा कि प्राथमिकता से आप इनके खेतों को लो, और उसके बाद अब सेकेंड फेज में जिनके खेत में भूमि सुधार का कार्यक्रम हो जाएगा, उसके बाद उनके खेतों में हम लोग और उनकी जो दूसरी डिमांड्स हैं, चाहे जैसे SGSY में कोई जुड़ना चाहता है, कोई फॉरेस्ट्री में जुड़ना चाहता है, कोई हॉर्टिकल्चर में जुड़ के अपने यहाँ कोई ऑर्चर्ड लगाना चाहता है, तो उस तरह की उनकी जो नीड है, कोई एनिमल हस्बेंड्री में इम्प्रूव्ड पशु चारा है, वो नीड हम उनकी फुलफिल करें। जो बच्चे स्कूल से छूटे हुए हैं तो शिक्षा विभाग को कह के उनको एजुकेशन से जोड़ा जाए, ताकि उनका आर्थिक और सामाजिक उत्थान एक साथ चले, वो हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो इसका जो लाभ आपने कहा, हमने 5 पेज का एक डिटेल प्रोग्राम बना के उनको दिया, उसके क्या रिजल्ट रहे, उससे क्या आउटपुट मिला? नहीं, उससे उनकी जो वास्तविक स्थिति आज की, आपका क्या करना है आपके साथ? वो हमारे डाटा सारे इकट्ठे हो गए हैं, प्रेजेंट स्टेटस का है। तो प्रेजेंट स्टेटस में आज की तारीख में उस जमीन से प्रति बीघा वो क्या इनकम कर रहा है, वो हमारे पास है। तो वो सारे कंप्यूटर में फीड हो रहे हैं। उसके बाद हम रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को वो सूचियाँ देंगे, और वो डिपार्टमेंट उस पर काम करेगा। जैसे उसमें अगर मान लीजिए 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और स्कूल नहीं जा रहे आया, तो वो लिस्ट हम शिक्षा विभाग को देंगे कि ये बच्चे हैं, यहाँ रह रहे हैं, स्कूल से नहीं जुड़े हुए, तो शिक्षा से जोड़िए। फिर हमने उनसे चॉइस मांगी है कि भूमि सुधार का कार्यक्रम होने के बाद आप किस योजना से जुड़ना चाहेंगे, आप कोई पशु के लिए लोन लेना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे। जिस आदमी ने जो अपनी प्राथमिकता बताई है, उस प्राथमिकता पे हम उसको जोड़ेंगे, साथ में उसको ट्रेनिंग भी देंगे इस चीज़ के लिए। तो एक तरह से हैंड होल्डिंग है। और फिर 3-4 साल बाद जब उनका स्टेटस दोबारा से एग्जामिन करेंगे, हमें उम्मीद है कि काफ़ी सुधार आ जाएगा, तब तक वो फिर हमारे रोल मॉडल बनेंगे उस एरिया के बाकी लोगों के लिए।
सर अब अभी रिव्यू कमेटी जो रिव्यू बैठक हुई है उसमें जाके आए हैं, तो नेचुरली आपके पास पूरे डेटा सभी तहसीलों के होंगे, तो आपके हिसाब से बेस्ट तहसील कौन सी है जो महानरेगा के अंदर उदयपुर जिले के अंदर सर्वश्रेष्ठ काम कर रही है? नहीं, तहसील वाइज तो देखिए महात्मा गांधी नरेगा योजना जो है ये तो डिमांड बेस्ड है जी सर। कि भी अगर हमें वहाँ पे वर्क चाहिए लेबर को तो वर्क खुलेगा और चलेगा। जी सर। तो वो जहाँ पे इस समय जैसे हमारे ज़िले में करीबन 17-18 हज़ार लेबर लगी हुई है। जी सर। एक समय ऐसा था अप्रैल में जून में जब लेबर 1.5 लाख से ऊपर पहुँच गई थी। तो ये कहना कि जब कौन सी तहसील बेहतर कर रही है, ये इस चीज़ से डाटा से भी आप कह सकते हैं। नहीं सर, मेरा मतलब ये है कि आपका हर तहसील को आपने एक लक्ष्य दे रखा है कि इतने आप जॉब यहाँ दे सकते हैं पर हर तहसील में, तो मैक्सिमम यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे महात्मा गांधी नरेगा वर्क ओरिएंटेड एक्ट नहीं है, ये लेबर डिमांड ओरिएंटेड है। मतलब अगर मेरे तहसील में मैं आप जैसे मान लीजिए गिरवा की बात करूँगा, गिरवा में जो 4 पंचायतें अपनी शहर में ही हैं, वहाँ कोई डिमांड ही नहीं है, तो वहाँ कोई काम नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पंचायत निकम्मी होगी, इसका क्योंकि वहाँ लोग काम नहीं मांग रहे इसलिए काम नहीं चल रहे। तो सबसे ज़्यादा किस में चल रहा है काम, कौन सी तहसील सबसे ज़्यादा लेबर काम कर रही है? इस समय सबसे ज़्यादा लेबर जो काम कर रही है वो हमारा झाड़ोल ब्लॉक में कर रही है जी, और खैरवाड़ा ब्लॉक में। खैरवाड़ा ब्लॉक में। अब इसमें जो मटेरियल कंपोनेंट वाली बात भी कुछ जुड़ी है, उसके हिसाब से कौन सी तहसील में मटेरियल कंपोनेंट्स को जोड़ते हुए काम ज़्यादा हो रहे हैं? नहीं देखिए, जहाँ तक मटेरियल कंपोनेंट की बात है इसमें तो गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है कि मटेरियल अधिकतम 40% तक कंपोनेंट हो सकता है, तो उस रेशियो को हम मेंटेन करे हुए हैं। जी जी। अब जहाँ तक मटेरियल कंपोनेंट के ज़्यादा इस्तेमाल होने की बात है, जो पहाड़ी क्षेत्र है इसमें एक तरह का काम लिया जा सकता है, वो रूरल कनेक्टिविटी का है, मतलब सड़कें बनाने का। 12मासी सड़क वर्ड उसके अंदर यूज़ किया है। तो 12मासी के लिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है कॉजवेज और पुलिया की। तो जो हमारे एरियाज लेवल है जैसे मावली वल्लभ नगर है, वहाँ अपने पुलिया बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ही आप झाड़ोल, कोटड़ा, खैरवाड़ा, सराड़ा, सलूम्बर ऐसी जगह जाते हैं वहाँ आपको इन चीज़ों की जरूरत पड़ जाती है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ मटेरियल कंपोनेंट ज़्यादा होगा। लेकिन उतने मटेरियल कंपोनेंट को ही हम अनुमति दे रहे हैं कि ताकि किसी भी पंचायत में 60-40 करेक्शन आ गए। सर पेयजल को लेकर महात्मा नरेगा के अंदर एनीकट्स के ऊपर जोर दिया गया है, तो इस समय क्योंकि आप उदयपुर जिले से पिछले 2 साल से जुड़े हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा पानी की कमी को देखते हुए एनीकट्स कहाँ पे बनाए जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक एनीकट्स की बात है, अभी तो जो राज्य सरकार है उनके आदेशों से फिलहाल ये है कि अगर कोई भी एनीकट बनाना है तो उसकी वायबिलिटी स्टडी होके राज्य सरकार के चीफ इंजीनियर लेवल पर जाएगा, इरिगेशन विभाग के, वहाँ से अगर एनओसी मिलेगी तभी एनीकट बना पाएंगे। तो इसलिए ना केवल महात्मा गांधी नरेगा में बल्कि जो टीएडी में भी एनीकट्स नए वो नहीं बन पा रहे हैं जब तक वहाँ से अप्रूवल ना आए। लेकिन जो दूसरे काम हैं जैसे वाटर हार्वेस्टिंग की अगर हम बात करें, तो जो ऑलरेडी आपके तालाब हैं उनको गहरा कराना, जो एनीकट बने हुए हैं उनमें अगर सिल्ट जमा हो जाती है आगे उस सिल्ट को डिसिल्ट करना, तो इस प्रकार के काम जो हमारी पहाड़ी बेल्ट है उसमें काफ़ी अच्छे किए गए। सर नरेगा में 100 डेज का टारगेट फिक्स करता है गवर्नमेंट, तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में कितने लेबर 100 अचीव करेंगे? देखिए, 100 डेज अपर लिमिट है कि आपको एक परिवार को 100 दिन अधिकतम इसमें दिया जा सकता है। तो उसके तहत जो जनवरी तक हमारे पास फिगर थी, तो लगभग 4000 या 5000 परिवारों ने 100 दिवस पूरे किए। इस बार लेबर कम आई है नरेगा पे, उसके 2 कारण हमने देखे। एक तो ये कि पिछले 2 साल से बरसात अच्छी हो रही है, उसकी वजह से लोग अपने खेतों में लगे हुए हैं, वहाँ से उनको इनकम अच्छी हो रही है। दूसरा इस साल का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे ज़िले को मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना में 42,000 का लक्ष्य मिला है। तो 42,000 काम अभी शुरू हुए हैं और एक मुख्यमंत्री आवास पे लगभग 4 से 5 लेबर काम करती है, और ज़्यादातर ये बीपीएल परिवार के लोग ही अपने नरेगा में काम मांगने आते हैं, और बीपीएल परिवारों पे ही ये घर बन रहे हैं, तो वो लोग खुद ही अपने मकानों को बनाने में लगे हुए हैं। तो इसलिए उनकी जो लेबर डिमांड है वो कंपैरेटिवली कम है। सर एक कंफ्यूजन है इस बात को लेकर के जो बीपीएल के मकान बन जाएंगे जिन लोगों के, और जब ये क्योंकि बीपीएल की एक शर्त है कि जिसके पास अपनी छत होगी वो बीपीएल की श्रेणी से आउट हो जाएगा,
तो क्या जितने लोगों को ये आवाज़ दे दिए जाएंगे वो बीपीएल की श्रेणी से आउट हो जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक फैक्टर नहीं है। पहले जब 2002 में सर्वे हुआ था, उस समय जो सर्वे किया गया था उसमें अंक मिले थे और अंक देने के करीबन 13-14 क्राइटेरिया थे, जिसमें से एक भूमि का क्राइटेरिया था, एक मकान का क्राइटेरिया था, एक शिक्षा का था, एक माइग्रेशन का था। तो हर एक प्रश्न के ऊपर जो उनका जवाब था उसके आधार पर अंक मिले थे और जिसके 13 या 13 से कम अंक थे वो बीपीएल में आ गए थे। और जैसे मकान है, अगर उसके पास आवासहीन है तो उसको 0 कोड मिला, अगर उसका कच्चा मकान है तो उसको 1 कोड मिला, अगर उसका अर्ध पक्का मकान है तो उसको 2 कोड मिले, पक्का है तो 3 नंबर मिले। तो इसी तरह से भूमि का भी था, तो उन नंबरों को ऐड करके दिया था। अब की बार जो सर्वेक्षण हो रहा है उसको थोड़ा अलग तरीके से किया जा रहा है, तो उसमें ओवरऑल उसको जो अंक मिलेंगे जिसमें ये एक बिंदु है, केवल इस बिंदु के आधार पर कोई बीपीएल से बाहर या बीपीएल में नहीं आएगा, मकान के आधार के ऊपर उसको कोई नहीं थी। सर बीपीएल मकान को लेकर कई शिकायतें अखबारों में आई कलेक्शन को लेकर के लेंगे, इसको आप कैसे चेक करते हैं, मॉनिटरिंग किस पर करते हैं? नहीं, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि सरकार इसके प्रति बड़ी गंभीर है और आपने देखा होगा कि जहाँ से हमें इस तरह की चीज़ें मिली वहाँ पे बकायदा सीरियसली इमीडिएटली टीम भेजी गई है और अगर उसमें सत्यता मिली है तो उसके अंदर FIRs दर्ज कराई हैं। उनके कई जगह जो सरपंचों के लिए धारा 38 में केस बना के सरकार को भेजा गया है कि इनको निलंबित कर दिया जाए। तो ये चीज़ें किसी वार्ड पंच ने किया या किसी ग्राम सेवक ने किया तो ग्राम सेवक के खिलाफ चार्जशीट बन रही है, वार्ड पंच ने किया तो अगर सीरियस मैटर दिखता है तो FIR दर्ज की जा रही है। तो सीरियसली लेना और उसका इम्पैक्ट भी आना शुरू हुआ है। तो कई जगह अगर मान लीजिए किसी ने कोई पैसा ले लिया तो उसे चुपचाप जाके पैसा वापस किया, तो जो हमारे सामने प्रकरण आ गए थे उनमें तो हम काफ़ी गंभीरतापूर्वक इस पर कार्रवाई करते हैं। टोटल कितने केसेस पड़ेगा? अभी तक जो शिकायतें आई हैं करीबन 12 या 13 शिकायतें हैं हमारे पास इस तरह की आई हैं। तो सीधे जिला परिषद के यहाँ से केस दर केस उस पर कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया माने